स्टूडेंट्स, होपफुली पिछले वीडियो तक जितना हमने किया आप सिलेबस आपको समझ में आ गया हो। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। और उससे पहले दो वर्ड हैं जिनका सिग्निफिकेंस बहुत रहता है केमिस्ट्री में, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है प्रिसीजन, एक है एक्यूरेसी। बहुत मिलते जुलते वर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज वैल्यू, लेकिन आपको बस मतलब समझना है कि प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन होता है कि आपने मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करके हम बोलते हैं कि आपको 5 वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 5 वैल्यू। कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए 5 वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो जो 5 वैल्यू आपके पास आई, ठीक है, वो पांचों वैल्यू कुल मिला के आपकी एक्यूरेट वैल्यू जो आनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड थी, उसके कितना नज़दीक आई, पांचों, उसको बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है। और जो वर्ड एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो आपके एक मेजरमेंट है सिंगल, वो कितना नज़दीक है। सपोज मैं बोलता हूँ एक एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आनी चाहिए थी 100, आपने 5 ट्राई की, ओके, जो पांचों ट्राई थी आपकी, ठीक है, पांचों ट्राई, वो क्या हुई? पांचों ट्राई आपकी 98, 97.9, 98.1, 98 फिर से और 97.9 इस टाइप से आई पांचों। अब देखो, पांचों वैल्यू आपके एग्जैक्ट वैल्यू से दूर है, ज्यादा दूर नहीं है बट दूर है, ठीक है। अब एक केस में वैल्यू आपने, एक वैल्यू आपकी आई 99.9, ये 100 के बहुत नजदीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये पांचों वैल्यू जो हैं इनकी एक्यूरेसी तो अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू के बराबर नहीं आई, लेकिन प्रिसीजन अच्छा है। प्रिसीजन का मतलब कि जितना आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप हर बार वहीं पे आ रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू है आप उससे ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो। मतलब जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, आप अपनी कैलकुलेशन पे वहीं स्थिर हो, आप वहीं पे अड़े हुए हो, तो आपकी प्रिसीजन अच्छी है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी पुअर है। इस केस में आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन सेकंड वैल्यू मान लो 90 आ गई, तो इसमें तो एक्यूरेसी गई, लेकिन इन दोनों में हम क्या बोलेंगे कि फिर भी एक्यूरेसी थी। एक कॉमन एग्जांपल से देखो, एक वो गेम देखा है, डार्ट का गेम होता है, उसमें टारगेट होता है, जैसे ये सेंटर टारगेट है, मान लो इसको बोलते हैं बुल्सआई, जो बीच में है, ठीक है, बुल्सआई। इसको हिट करना होता है डार्ट से, हम जो फेंकते हैं, फेंक के मारते हैं ऐसे। अब हम आपसे, मैं मानता हूँ 3 केसेस लेता हूँ, ठीक है। 3 केसेस में हमने 3-3 डार्ट थ्रो की, बुल्सआई, बुल्सआई। पहले केस में तीनों डार्ट इसके अंदर लगी, 1, 2, तीनों यहां जाके लगी, एक चीज। सेकंड केस में पहली यहां लगी, दूसरी यहां लगी, तीसरी भी यहां लगी, इस पॉइंट पे तीनों जाके लगी। थर्ड केस में एक यहां लगी, एक यहां लगी, एक यहां लगी, ओके। इस केस को क्या कहेंगे कि जहां हिट करना था तीनों बार वहीं हिट किया, तो एक्यूरेसी इज गुड, ठीक है। प्रिसीजन की बात करेंगे तो प्रिसीजन भी कैसा है? गुड। क्यों? क्योंकि तीनों बार जो टारगेट था, तीनों बार वही टारगेट तो हिट किया, लेफ्ट राइट हुए ही नहीं हम। सेकंड, एक्यूरेसी पुअर, इसमें पुअर एक्यूरेसी, क्योंकि आपका एक्यूरेट तो आया ही नहीं जहां हिट करना था। लेकिन प्रिसीजन कैसा है? प्रिसीजन इज गुड। क्यों गुड? क्योंकि आप हर बार एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हो, तो दैट इज प्रिसीजन। और ये क्या है? एक्यूरेसी भी पुअर, क्योंकि एक भी बार आप वहां नहीं जा रहे जहां आपको जाना चाहिए, पुअर। और आपका प्रिसीजन भी क्या है? पुअर। दोनों चीजें पुअर। समझ में आया? तो एक्यूरेसी क्या होती है? जब आप एग्जैक्ट वैल्यू के रेफर्स, आपकी जो एक्यूरेसी है, इट मीन्स सिंगल मेजरमेंट क्लोज टू द क्वांटिटी, क्लोजनेस कितना नजदीक है, कितनी नजदीक पहुंची है। प्रिसीजन एक सेट ऑफ वैल्यूज, गिवन वैल्यूज का सेट, उस सारा, वो सारा का सारा एक दूसरे के कितना नजदीक। ओके, होपफुली आपको ये चीज समझ में आई हो। चलो, इसके बाद हम पढ़ते हैं, आज आपकी इस वीडियो में हम जो करेंगे वो है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कि केमिकल्स, देखो कोई भी चीज जब कंबाइन करती है तो कुछ सेट ऑफ लॉज को फॉलो करती है। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये हम आज पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज है, वो जब भी कंबाइन करेगी तो वो कंबाइन किस रेशियो में करेगी? वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगी, ओके। तो कैसे करेगी, कितना रेशियो होगा, वो सारे हम चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें 3 लॉज है मेन, ठीक है। वैसे आपके मल्टीपल हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नाम आते जाएंगे बताता हूं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये ऐसा लॉ है जो आपने बहुत सुना होगा, इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इसके डेफिनेशन से सुनना। इसकी डेफिनेशन होती है
ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल याद रखना। ये दिया था एंटोनी लेवोइजर ने, एंटोनी लेवोइजर, इसने ये लॉ दिया था। इसने क्या बोला था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में, क्योंकि हम बात करेंगे मैटर की फॉर्म में, तो हम मैटर की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, मैटर। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जब एक केमिकल रिएक्शन हुई, ए प्लस बी ने मिलके सी प्लस डी बनाया, तो जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये वाले, ये किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मास ऑलवेज सेम आना चाहिए। 10th क्लास में भी थी चीजें, बट आपको रिवाइज हो रही है सारी चीजें, अभी आप दोबारा पढ़नी जरूरी है। समझ में आया? मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर आना ही आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ केमिकल के कंबाइन का, वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ये 9th क्लासेस में आपके सेकंड थर्ड चैप्टर में कोई से होते थे, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं कौन से में, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस ये क्या कहता है, ये दिया था आपका जोसेफ प्राउस्ट ने। ये क्या कहता है कि जितने भी कंपाउंड है वो ऑलवेज एक ही रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय वेट, बाय वेट। तो डेफिनेशन क्या होगी, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जैसे अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या फेरस सल्फेट, तो इसमें जितना फेरस होगा वो फिक्स है कि एक इसमें 1 kg अगर मैं लूँ तो कितने ग्राम आयरन आएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट में लगभग 50% कैल्शियम होता है, ऑलमोस्ट, नॉट एक्यूरेटली, और जो ऑक्सीजन होती है आपकी वो 10% के अराउंड होती है, 50 और 10 60, और 40% आपका बच गया वो होता है कार्बन, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 kg ये लूंगा तो उसमें से 500 ग्राम तो कैल्शियम है, 100 ग्राम ऑक्सीजन है और 400 ग्राम कार्बन है। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपने रोहतक में देखा तो अलग निकला, कहीं और जाके देखा तो अलग निकला, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट जब भी बनेगा उसके अंदर ये रेशो ऐसा ही रहेगा। ये दिया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। अब एक ये तो तब था जब कैल्शियम कार्बोनेट बना। फिर एक साइंटिस्ट और आए, डाल्टन। डाल्टन की थ्योरी पढ़ी है हमने, ठीक है। डाल्टन ने क्या बोला कि सही है, जब दो कंपाउंड मिलके एक चीज बना रहे हैं, मतलब H2 और O2 मिलके H2O वाटर बना रहे हैं, तो सही है, वाटर का मास ऑलवेज 18 ग्राम होगा, करेक्ट। 18 ग्राम में से 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी, करेक्ट, सारी चीजें ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि H2 और O2 हमेशा ही H2O बनाएं। अगर ये दोनों मिलके H2 और O2 मिलके H2O2 हैवी वाटर बना दें तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब कंपाउंड अलग अलग बनेंगे। अगर इसी कंपाउंड की बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन यही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बदल गया, तो अब जो लॉ आया उसका नाम दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब जब अलग अलग कंपाउंड बना सकता है कोई कंपाउंड, मिलके अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे तो आपका लॉ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? इस वे में चेंज होगा कि इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स, द मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। अभी भी क्या है, रेशियो जरूर सेम रहेगा। जैसे इसमें देखो, मैंने बोला 2 ग्राम ये है, 16 ग्राम ये है, तो 18 ग्राम ये बना, करेक्ट। इस केस में क्या होगा, 2 ग्राम ये है, ये कितना ग्राम हो गया इस बार, क्योंकि देखो H2O बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 18 ग्राम के, ओके। इस केस में क्या होता है, ये भी 2 और इसमें ऑक्सीजन 32 ग्राम यूज होती है, और ये कितना बनता है 34 ग्राम। तो जो रेशियो है ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन H2O में 2:, जो ऑक्सीजन का रेशियो था 16 का था, इसमें 2:32 है, 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं H2O के। क्योंकि देखा ना आपने, इसमें H2O है, सिर्फ एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, 2:32, लेकिन रेशियो सेम है। 1:8 का रेशियो है, 1 कितना 16 का रेशियो, तो होल नंबर के रेशियो होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में, पॉइंट में कुछ ऐसा आएगा,
रेशियो आपका होल नंबर का रेशियो होगा। समझ में आया? 16 थी, यहां 32 थी, होल नंबर रेशियो। तो ऐसे ही आपके रेशियो यूज होंगे। ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कि भाई जब एक दो ही कंपाउंड अलग अलग बनाए तो उसको क्या बोलेंगे, हम अलग अलग सब्सटेंस के नाम देंगे। ओके, तो ये थे आपके 3 मेन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। जो नेक्स्ट लॉ होगा आपका वो था आपका गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम का लॉ, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, अब इस लॉ में क्या है, इसमें बोला गया कि जब दो गैसेस मिलती हैं, G1 और G2, मान लो दो गैसेस हैं, ठीक है, उनको वो कंबाइन करी जाए या उनको बनाया जाए किसी रिएक्शन में, तो उनका रेशियो ऑलवेज सिंपल रेशियो होता है। जो कंबाइनिंग रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करती है। कब? अगर प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा जाए तो गैसेज ऑलवेज रेशियोज में कंबाइन करती हैं। ये गे-लुसैक्स लॉ है। ये धीरे धीरे हम इसके बारे में पूरी यूनिट है आपकी गैसेज की, उसमें पढ़ेंगे। बस अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चीज आने वाली। ओके, अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो वही देखो, H मतलब H2 और O2 अगर हम बात करें, जो H2 बनाया था आपका, तो H2 अगर 100 ml होगी तो ऑक्सीजन ओनली 50 ml चाहिएगी। क्यों? क्योंकि देखो H2 2, ऑक्सीजन 1, 2:1 का रेशियो है ना, तो 100 और 50 का रेशियो क्या होता है, 2:1। ये ऑलवेज ऐसा ही रेशियो रहेगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो 9th क्लास में आपके सामने आया था। अब सारा कंसेप्ट आपका उसके ऊपर ही चलेगा। मोल कंसेप्ट जो वर्ड था 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, एक सब्सटेंस में कितने मोल होते हैं, वही चीज। तो वो लॉ किसने दिया था? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, उसने क्या कहा, डेफिनेशन जो है वो क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखें तो 1 लीटर ऑक्सीजन हो या 1 लीटर नाइट्रोजन हो, उनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो हमेशा सेम रहते हैं। और वो पार्टिकल कितने होते हैं? वो पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना, 23। क्या होता है? ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर का मतलब ये होगा कि जब कोई भी गैसेस, तो एवोगैड्रो क्या है, मतलब एवोगैड्रो ने एक नंबर दे दिया कि जो गैसेस 1 मोल कोई भी गैस लोगे, 1 मोल, ठीक है, उस गैस में इतने पार्टिकल होंगे, कुछ भी गैस हो। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? जितना किसी का भी मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, आप 1 मोल जो है वो इक्वल होगा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास किसी का भी। मतलब 1 लीटर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल की बात करें तो, एटम की बात करें तो 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही पार्टिकल 14 ग्राम नाइट्रोजन में भी होंगे, क्योंकि उसका 1 मोल इतने ग्राम का है, उसका 1 मोल इतने ग्राम का है। ये 9th क्लास में आप लोग कर चुके हो, नहीं किए हैं तो कोई नहीं, दोबारा रिवाइज करो, हम फिर से करते हैं। ओके, तो ये थे आपके मेन लॉस। इसके बाद हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी रिवाइज करेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, और फिर एक इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपकी, वो भी चीजें आप 9th में कर चुके हो कंसंट्रेशन से रिलेटेड, बट कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप अच्छे से करो। टेक केयर।